गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। आज का लेक्चर है कक्षा 12वीं के लिए अवकलन का अनुप्रयोग, इसका तीसरा भाग। दूसरा भाग में मैंने उच्चिष्ट निम्निष्ट का कुछ क्वेश्चन बताया था फलन पर आधारित। अब उसके दैनिक जीवन पर आधारित कुछ क्वेश्चन, जैसे दैनिक जीवन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिसमें उच्चिष्ट निम्निष्ट का सिद्धांत यूज होता है। उच्चिष्ट निम्निष्ट का जो थ्योरी है, जो फार्मूला है, जो कैसे करते हैं, इसने मैंने सेकंड भाग में बताया है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, दिए गए वृत्त के अंदर बने आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल अधिकतम होता है। वर्ग का क्षेत्रफल अधिकतम होता है, ऐसा क्वेश्चन है। अब इसमें कुछ दिया नहीं है, सिर्फ हमको सिद्ध करना है कि वृत्त के अंदर यदि कोई बना हुआ है आयत और उसका क्षेत्रफल में हम मैक्सिमा मिनिमा का सिद्धांत लगाएंगे उच्चिष्ट निम्निष्ट का, तो जो रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा कि वो आयत नहीं बल्कि वर्ग है। मतलब उसके दो लंबाई चौड़ाई बराबर है करके हमको सिद्ध करना है। क्वेश्चन का मतलब ये है, जैसे कि कोई वृत्त हम ले लेते हैं, इस वृत्त के अंदर बहुत सारे आयत बना देते हैं। एक आयत ऐसा है मान लीजिए, ऐसा, एक आयत ऐसा है मान लीजिए, ऐसा। तो इस प्रकार बहुत सारे आयत बनेंगे और उसमें फिर क्या होगा कि जो वर्ग जैसे होगा, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होगी, उसका क्षेत्रफल अधिकतम, ऐसा हमको सिद्ध करना है। आयत तो बहुत सारे बन जाएंगे। तो क्या करते हैं, हम एक आयत ले लेते हैं वृत्त के अंदर। ये आयत है तो क्या होगा, इसका जो विकर्ण है वो इसके सेंटर से होकर के जाएगा, वृत्त के केंद्र से होकर के जाएगा। ये ABCD आयत है और OAC उसका विकर्ण है। इस विकर्ण पर आयत होने की वजह से विकर्ण पर निश्चित रूप से उसका केंद्र होगा। अब इसमें हमको इसकी दो भुजाएं निकालना है। जैसे मान लीजिए हम निकाल लेते हैं AB और BC। तो वृत्त दिया गया है, मतलब वृत्त का जो व्यास है वो क्या है, वृत्त का व्यास या त्रिज्या नियत है। तो इसके व्यास की लंबाई AC = D मान लेते हैं। और यहाँ इसको एक से इसको y करके आप बना सकते हैं, और x² + y² = d² के द्वारा x y के बीच में रिलेशन आएगा, फिर उसके क्षेत्रफल में रखना पड़ेगा। वो थोड़ा लंबा हो सकता है, कई बुक में आपको उस मेथड से क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन एक दूसरा हम ले लेते हैं, जो कि हम त्रिकोणमिति जानते हैं। यदि इसको हम थीटा मान लें तो क्या होगा कि यदि ये आयत है तो ये कोण और ये कोण अलग रहेगा, लेकिन बाद में जब रिजल्ट आएगा तो ये कोण और ये कोण यदि बराबर हो जाता है, या ये दोनों भुजा की लंबाई को बराबर सिद्ध कर देते हैं, तो ये वर्ग हो जाएगा। तो AB/AC करेंगे तो ये आधार बटे कर्ण है, cos थीटा लिखाएगा। इसका मतलब AB भुजा है वो, AC मीन्स D लिख देते हैं, D cos थीटा के इक्वल है। इसी प्रकार BC/AC करेंगे तो लंब बटे कर्ण साइन थीटा होता है, तो BC = D साइन थीटा। अब इसका क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, मीन्स AB × BC। तो ये हो जाएगा D² साइन थीटा cos थीटा। अब इसको क्या है कि हमको यही क्या है, क्षेत्रफल को चेक करना है, तो इसको हम फलन मान लेते हैं और थीटा के रूप में आएंगे। थीटा के रूप में फलन हमको प्राप्त हुआ। तो क्या होगा इसमें कि आगे इसको हम 2 का भाग दे देते हैं और 2 का गुणा कर देते हैं। तो एक थीटा = D²/2 2 साइन थीटा cos थीटा, या एक थीटा = D²/2 साइन 2 थीटा, ऐसे हो गया। अब ये एक टर्म्स में 2 साइन थीटा cos थीटा साइन 2 थीटा के इक्वल होता है। एक टर्म्स में यदि इसको हम चेंज कर दिए तो आसानी से अवकलन किया जा सकता है। f' निकालेंगे, मैंने प्रथम अवकलन कर रहे हैं f' मतलब, तो D²/2 ऐसे ही रहेगा, साइन 2 थीटा का cos 2 थीटा हो जाएगा, और थीटा के करेंगे तो 2 आएगा, तो ये D² cos 2 थीटा हो गया। इसके बाद क्या है, इसका डबल अवकलन कर देते हैं, f'', तो ये हो जाएगा D²/2, हाँ इसके व्यास को माने हैं, ठीक है, D² cos 2 थीटा। इसका अवकलन करेंगे तो माइनस साइन 2 थीटा हो जाएगा, तो -D² साइन 2 थीटा, और इसका 2 भी आएगा। तो इस प्रकार इसका जो डबल अवकलन है -2D²
साइन 2 थीटा हो जाएगा। अब क्षेत्रफल अधिकतम होने के लिए क्या हो जाएगा, एफ डेस थीटा इक्वल टू 0, या एफ डेस ये है डी स्क्वायर कॉस 2 थीटा इक्वल टू 0, या कॉस 2 थीटा इक्वल 0, और कॉस 90 की वैल्यू या π/2 की वैल्यू 0 होता है। तो 2 थीटा इक्वल टू π/2 या थीटा इक्वल टू π/4 आया। अब इसको हम इसमें रख के देखते हैं एफ डबल डेस में। एफ डबल डेस थीटा की जगह रखना है π/4, तो ये हो जाएगा -2d² साइन 2 इंटू π/4। तो ये इससे कटेगा तो π/2 हो जाएगा, साइन 90 का मान 1 होता है, तो ये -2d², इसलिए क्या हुआ, ये लेस देन 0 है, अतः क्षेत्रफल अधिकतम है, सिद्ध हुआ। ये एफ डबल डे जब शून्य से छोटा होता है तो मैक्सिमा होता है, उच्चिष्ट होता है, क्षेत्रफल अधिकतम है। अब क्षेत्रफल अधिकतम है तो आगे हम रिजल्ट लेते हैं, कब अधिकतम है, जब थीटा इक्वल टू π/4 है। तो इसकी दोनों भुजाओं का कैलकुलेशन करते हैं, ए बी इक्वल टू डी कॉस थीटा, ए बी इक्वल टू डी π/4 की वैल्यू 1/√2, तो ये d/√2 हो गया, एंड बी सी इक्वल टू डी साइन थीटा, साइन π/4 ये भी 1/√2 होता है, तो ये ऐसा दोनों बराबर हो गया, अतः ए बी सी डी वर्ग है। इसकी दोनों भुजाएं यदि बराबर है तो ये वर्ग है। इस प्रकार क्या हुआ, बुक में कोई दूसरा मेथड है, इसको दूसरे मेथड से मैंने बनाया। अब देखिए इस क्वेश्चन में एक खास बात है कि आपके बुक का एक क्वेश्चन और इससे बन जाएगा। दिए हुए कर्ण वाले समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल अधिकतम होता है जबकि त्रिभुज समद्विबाहु है। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ, दिए हुए कर्ण वाले समकोण त्रिभुज का, दिए हुए कर्ण वाले समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल अधिकतम होता है यदि त्रिभुज समद्विबाहु है। ये पहला मैंने बताया, ये दूसरा लिखा हो। अब दोनों क्वेश्चन में समानता देखिए, दोनों क्वेश्चन में आप समानता देखिए कि मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको भी क्या एक साथ दो क्वेश्चन तैयार हो जाएगा यहाँ, कि यहाँ पर मैंने लिया था वृत्त के अंदर आयत लिया, इसका क्षेत्रफल अधिकतम है बोला, तो मैंने सिद्ध किया कि ये दोनों भुजाएं बराबर है और ये वर्ग है करके। अब हम क्या करते हैं कि इसमें इसका ये वाले पार्ट को भूल जाइए कि वृत्त है और ये आयत है, सिर्फ इस त्रिभुज को ध्यान दीजिए। इसका विकर्ण दिया हुआ है, दिए हुए कर्ण बोला है, तो कर्ण को हम डी मान लिए, एसी कर्ण, ये समकोण त्रिभुज है, इसका कर्ण जो है डी हो गया। अब उसके बाद क्या है, इसका क्षेत्रफल अधिकतम, पहले आयत का बोले थे, अब क्या है इस त्रिभुज का लेंगे, तो त्रिभुज का लेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन बस अलग होगा, बाकी ज्यों का त्यों रहेगा, क्योंकि इसके यहाँ थीटा लेंगे तो ये भुजा निकल गया और ये भुजा निकल गया ऐसे। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल लेंगे तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा होगा वो ये होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल लेंगे हम, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, तो एक आधार हो जाएगा डी कॉस थीटा और एक डी साइन थीटा ऊंचाई हो जाएगा। तो इस प्रकार d²/2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो दोनों के कैलकुलेशन में 1/2 का बस फर्क है, और उसका बस ये हर जगह ये यहीं पर d/2 आ गया एफ थीटा में, और उसके अवकलन करेंगे तो ऐसे 2 एक्स्ट्रा रहेगा, बस अपान में 2 एक्स्ट्रा रहेगा, और बाकी बनाना वैसे ही है। इसको भी 2 से भाग देंगे तो साइन 2 थीटा में बन जाएगा d²/4 साइन 2 थीटा, फिर अवकलन करना है, जो का त्यों बनेगा, बस एक नंबर आते जाएगा, बाकी सब कैलकुलेशन सेम रहेगा। तो ये दोनों को क्या हो जाएगा, बाद में जब निकालेंगे तो यहाँ पर ये भुजा और ये भुजा से फिर से वही थीटा बराबर 45 आएगा, 45 आ गया, दोनों भुजा बराबर हो जाएगा। तो ये जो त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज, ये क्या हो जाएगा, समद्विबाहु हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को फिर से मैं नहीं बना रहा हूँ, आप भी समझ गए होंगे कि कैसे बनेगा करके। आगे हम देखते हैं,
जैसे इसमें आगे और दिया है 12 को ऐसे दो भागों में बांटिए कि एक का वर्ग और दूसरे की घात 4 का गुणनफल, घात 4 का गुणनफल उच्चिष्ट हो। 12 को दो भागों में बांटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है 12 को दो भाग में बांटना है। 12 को दो भाग में हम बांटेंगे तो एक से को एक मानेंगे तो दूसरा एक से माइनस 12 हो जाएगा। 12 को दो भागों में बांटिए कि एक का वर्ग और दूसरे का घात 4 अधिकतम हो, घात 4 का योग। ये क्वेश्चन है, इसको हमको सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे हम, अच्छा इसमें घात 4 का गुणनफल बोला है, सॉरी, दूसरे का घात 4 का गुणनफल, ये गुणनफल है। गुणनफल हो या एक फल हो, अलग अलग सिद्धांत से वो बनेगा ही। तो देखिए एक भाग को एक से मानेंगे, 12 को बांटना है तो दूसरा भाग 1 से ऋण 12 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, फलन ऐसे बनाना है कि एक का वर्ग हो और दूसरे का घात 4 हो। तो इसको पहला बोला, इसको दूसरा बोला, इसका मतलब ये नहीं है कि इसका वर्ग करो इसका घात 4 करो। इसका घात 4 करूँगा तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसको पहला मान लेता हूँ, इसको दूसरा मान लेता हूँ, तो किसी को भी कर सकते हैं। तो पहला मैं मान लेता हूँ 1 से ऋण 12 को, जो जिसका वर्ग करना है, और दूसरा 1 से को इसका घात 4 करना है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 1 वर्ग ऋण 24 x a ऋण b के सूत्र से धन 144 और 1 की घात 4 हो गया। तो f(x) इक्वल टू, इसमें गुणा होगा तो 1 की घात 6 ऋण 24 1 की घात 5 और 144 1 की घात 4। अब इसका अवकलन करते हैं, f' करेंगे 6x⁵ माइनस 24 पंचे 120 1 की घात 4, और इसमें 4 का गुणा होगा 4 चौके 16, 4 चौके 16 का फिर 17 हो जाएगा, 4 एकम 4, ये 576 हो गया, और x³ ऐसे। उसके बाद इसका डबल इंटीग्रेशन कर देते हैं तो ये 30 1 की घात 4 हो जाएगा, ऋण 12 चौक 48 480 x त्रिघात हो जाएगा, और 6 3 छिक्का 18 3 7 21 22 15 और 17 x वर्ग, ऐसे हो गया डबल इंटीग्रेशन। गुणनफल अधिकतम होने के लिए f' को 0 करेंगे तो ये हो जाएगा 6x⁵ माइनस 120x⁴ प्लस 576, ये 120 है, 576 x³ इक्वल 0। इसमें से हम 6x³ कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x² और 6 दूनी 12 तो ऋण 20 x की घात 1 आएगा, त्रिघात कॉमन ले लिए। इसमें 6 से भाग देंगे तो 6 निया 54, 3 बचा तो 6 छिक्का 36। अब क्या है, इसका एक सॉल्यूशन x इक्वल टू 0 होगा, x इक्वल टू 0 तो एक 0 और एक 12 आएगा, ऐसा तो 0 तो होना नहीं चाहिए। हम इसमें से निकालते हैं इसका सॉल्यूशन, इसको इधर 0 तरफ ट्रांसफर कर देते हैं, x² माइनस 20x प्लस 96। तो दो संख्या हमको खोजना है जिनको गुणा करने पर 96 आए और जोड़ने पर माइनस 20 आए, तो दोनों माइनस में होगा, 120, 12 को बांटना 144, f' इतना हो जाएगा 16 17
576। तो इसमें दो संख्या कौन सा हो सकता है, इसको देखते हैं। 24 चौक 96 होता है, लेकिन 24 और 4 इसका चिन्ह जो है अलग आ रहा है। और क्या होता है 96, इसको सूत्र से देखते हैं बना करके। x इक्वल टू माइनस माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मीन्स -20 का स्क्वायर -4 इंटू 96 अपॉन 2। तो ये आगे हो जाएगा 20 प्लस माइनस अंडर रूट 400 माइनस कितना हो जाएगा, ये 16 हो गया, 24 हो गया, सॉरी 4 छिक्का 24, 36 38 384 अपॉन 2। तो x इक्वल टू 20 प्लस माइनस ये हो जाएगा 400 में से 384 गया 16, तो इसका 4 आ जाएगा अपॉन 2। तो प्लस लेंगे तो 24/2 तो 12 आएगा, और माइनस लेंगे तो बटे 2 तो 8 आएगा। तो फिर से देख सकते हो एक मान आया 12 रखेंगे तो एक फिर से 0 हो जाएगा, तो इसको नहीं ले सकते क्योंकि 12 को ही तो बांटना है। तो x इक्वल टू हमको 8 लेना चाहिए, x इक्वल टू 8 लेना चाहिए। तो एक संख्या 8 और एक संख्या 4 मिलेगा हमको, लेकिन अभी हमको x इक्वल टू 8 पर इसका चिन्ह देखना है, x इक्वल टू 8 पर चिन्ह देखना है। तो इसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। x इक्वल टू 8 लेंगे तो ये हो जाएगा 30 इंटू 8 टू पावर 4 माइनस 480 इंटू 8 टू पावर 3 और प्लस 1728 स्क्वायर ऐसे। तो ये क्वांटिटी निश्चित रूप से बड़ा हो जाएगा क्योंकि ये बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या यहाँ पर है, लेकिन ये 8 स्क्वायर है, 8 त्रिघात में ये मल्टीप्लाई होगा तो इसका मान ज़्यादा हो जाएगा, तो ये लेस देन 0 प्राप्त होगा। इस प्रकार इसको सिद्ध कर सकते हैं। आगे और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दिया, सिद्ध कीजिए 5√3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दिए हुए गोले के अंदर बनाए गए सबसे बड़े बेलन का अधिकतम आयतन इतना है करके। सबसे बड़ा यानी बेलन का आयतन, बेलन का क्षेत्रफल, सबसे बड़ा बेलन बोला है मतलब बेलन का क्षेत्रफल अधिकतम होना चाहिए। वैसे ये डाउटफुल है कि सबसे बड़े बेलन बोला है तो क्षेत्रफल ले कि आयतन ले, इसलिए इस क्वेश्चन को नहीं करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन, गहरे पानी में एक तरंग दैर्ध्य के तरंग का वेग, क्वेश्चन को लिख देते हैं, मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन है। तो एक तरंग दैर्ध्य पानी के गहरे पानी में एक तरंग दैर्ध्य के तरंग का वेग, पानी में वेग √x2/x प्लस √x/2 प्लस 2/x के समानुपाती है, समानुपाती है। तो x का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए वेग न्यूनतम है। x ज्ञात करना है जबकि वेग भी न्यूनतम है। तो हमको दिया गया है वेग जो समानुपाती है वो है √x/2 प्लस 2/x, इसके समानुपाती है। अब इसको हम क्या करते हैं, यही फलन है हमारा। वेग जो है समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट k आ जाएगा, √x/2 प्लस 2/x। अब इसका पहला अवकलन करते हैं वेग का, वेग x का फलन है v डैश वेग का अवकलन, तो ये k हो जाएगा √x का 1/2 √x होता है, x/2 2/x। फिर जिसको x माना है उसका ddx लिखेंगे x/2 प्लस 2/x। तो इसके इक्वल टू हो जाएगा k 2 √x/2
प्लस 2/x, x/2 का 1/2 हो जाएगा और 1/x का माइनस x टू पावर -1 है तो -1/x² हो जाएगा। ऐसे इसका डबल इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं, v′x, या फिर v′x बाद में निकाल लेते हैं, पहले इसको 0 कर लेते हैं, निकाल लेते हैं v न्यूनतम के लिए। v न्यूनतम के लिए क्या हो जाएगा, v′x = 0 या k/2 √x/2 + 2/x 1/2 2/x² = 0। इस 0 करेंगे तो ये सब क्वांटिटी के वगैरह सब उधर चला जाएगा। 1/2 - 2/x² = 0 या 1/2 = 2/x², तो x² = 4, तो x = 2, x = 2 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर x = 2 प्राप्त हुआ, लेकिन अभी हमको चेक करना है, इसको चेक करना है कि मिनिमम है। v'(x) को लिखते हैं फिर से डबल इंटीग्रेशन करने के लिए। तो v'(x) को लिखेंगे तो क्या करते हैं, ये फलन और ये फलन, दो फलन होंगे, दोनों को अलग अलग फलन मान लेते हैं हम। v' करेंगे तो k/2 तो कांस्टेंट है, k/2 कांस्टेंट है। इसका अवकलन करते हैं, इसको अभी रहने देते हैं ऐसे ही, √x/2 + 2/x, और अवकलन करते हैं इसका, तो इसका हो जाएगा 1/2 और इसका 2 सामने आएगा, x⁻² है तो -2 सामने आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और ये x³ आ जाएगा ना, 4/x³, ये आया। फिर प्लस करते हैं और k/2 इसमें भी रहेगा, उसके बाद 1/2 - 2/x² भी रहेगा। अब इसका अवकलन करते हैं 1/, इसका पावर -1 में है, मतलब ddx ऑफ √x/2, या अंडर रूट में डालिए, पावर डाल देते हैं x/2 + 2/x टू पावर -1/2, तो इसके इक्वल हो जाएगा k/2, अच्छा ये k/2 रहने दीजिए, 4/x³ √x/2 + 2/x, और प्लस k/2 1/2 2/x²। इसका अवकलन करेंगे तो -1/2 सामने आएगा, -1/2 सामने आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो। अच्छा देखिए, चूँकि हमको आंसर लाना है, इसको हमको v'2 निकालना है, x = 2 पर चेक करना है, x = 2 पर। x = 2 पर इस क्वेश्चन में एक खास बात ये है कि हमको इसका कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि x = 2 रख रहे हैं तो इधर अवकलन लंबा चौड़ा जा रहा है, उसको छोड़ करके यहीं पे मान रखेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे तो इस 2 से कटेगा तो 1/2 आएगा, 1/2 आएगा तो 1/2 - 1/2 0 हो जाएगा, इसीलिए उधर कैलकुलेशन नहीं करते हैं, वैल्यू रख देते हैं k/2 × 4 2³ √2/2 + 2/2 + k/2 1/2 - 2/x² का 4 एंड समथिंग और है, तो इस ये 0 हो गया, इसको छोड़ देते हैं, सिर्फ इसी कैलकुलेशन करेंगे तो पॉजिटिव आएगा ही, ये पॉजिटिव आएगा ही। देखिए ये 2 से 2 टाइम्स कटेगा, इसका 2 कट गया, ये भी 2 1 1 2 हो जाएगा, तो एक 2 आएगा 4 k/4 √2 आएगा, जो ग्रेटर देन 0 है, अतः भी न्यूनतम है। इस प्रकार ये सिद्ध होता है कि भी न्यूनतम है। आगे देखते हैं रोले का प्रमेय। देखिए रोले का प्रमेय क्या कहता है कि कोई फलन है, फलन f(x) है, ये क्या है, वास्तविक फलन है, ये कोई बंद अंतराल में सतत है, माने a और b पर इसकी वैल्यू है, और दूसरा यदि ओपन ये अवकलनीय है, माने इसके बीच में किसी भी बिंदु पर अवकलन किया जा सकता है, और तीसरा कंडीशन है fa = fb। तो
ए से बड़ा और बी से छोटा एक बिंदु हमको सी जरूर मिलेगा जहाँ पर अवकलन का मान शून्य हो जाएगा। ये इसका कथन है। अब इसका ज्यामितीय अर्थ क्या है, देखिए यहाँ हम ग्राफ बनाते हैं कि कोई फलन इस प्रकार चल रहा है कि y एफ ए और एफ बी के मतलब y की वैल्यू एक से चेंज हो रहा है लेकिन y बराबर है। तो जैसे यहाँ पर मैं x इक्वल टू ए यहाँ पर है और x इक्वल टू बी यहाँ पर है, फलन का मान एफ ए का मान यहाँ पर ये है ऐसा है और बी पर भी उतना ही होगा। तो ये ग्राफ निश्चित रूप से ऐसे चल करके इधर आएगा, कहीं पर बढ़ेगा या कम होगा जैसा भी है। एफ ए इक्वल टू एफ बी मतलब ये इक्वल हो जाएगा y की वैल्यू। एफ ए इक्वल टू एफ बी है और सतत है, मैंने यहाँ पर एग्जिस्ट है, अवकलनीय है मतलब क्या है, किसी भी जगह अवकलन किया जा सकता है। तो एक बिंदु ऐसा मिलेगा जहाँ पर जो स्पर्श रेखा है वो एक अक्ष के समांतर हो जाएगा। और उच्चतम बिंदु जहाँ पर मैक्सिमा है उसी को इसमें बताया जा रहा है कि ए और बी के बीच में एक बिंदु सी ऐसे मिलेगा जहाँ पर अवकलन करेंगे तो 0 होगा, अवकलन करेंगे मतलब उसकी डी वाई बाई डी एक्स या एफ एक्स जो है एक अक्ष के समांतर है, मतलब उस वहाँ पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ही होता है डी वाई बाई डी एक्स। तो एक स्पर्श रेखा की प्रवणता 0 है क्योंकि tan 0 0 होता है, एक अक्ष के साथ 0 कोण बनाएगा। अब इसका कुछ एक एप्लीकेशन ले लेते हैं कि रोले के प्रमेय का सत्यापन करना है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 है, अंतराल है 1 और 3 में इसको हमको सत्यापन करना है। तो चूंकि ये बहुपदी फलन है, बहुपद है, ये बहुपद है, तो इसका जो फर्स्ट और सेकंड कंडीशन है ऐसी सिद्ध हो जाता है कि यहाँ पर ये सतत होगा और अवकलनीय। बहुपद फलन अपने सभी जो वैल्यू है x एक वैल्यू पर होता है, ये बहुपद है इसलिए पहला और दूसरा कंडीशन ऑटोमेटिक हो जाएगा। तीसरा को चेक करते हैं कि f1 1 रखेंगे तो 1 माइनस 4 प्लस 3 इक्वल 0, फिर f3 रखते हैं तो 3 रखेंगे तो ये 9 हो गया, ये ऋण 12 हो गया और ये 3 हो गया तो ये भी 0 आ गया। इस प्रकार f1 इक्वल टू f3 प्राप्त हुआ। अब f1 इक्वल टू f3 प्राप्त हुआ, अब f डैश x निकालते हैं। f डैश x निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4, सॉरी x स्क्वायर का 2x, 4x का 4, 3 का 0। अब इसको 0 करते हैं तो 2x माइनस 4 इक्वल 0, x इक्वल टू 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2। तो देख लीजिए जो 2 है वो 1 से बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है। तो रोले का प्रमेय सत्यापित हुआ कि 1 और 3 के बीच में एक बिंदु जरूर मिला 2 जहाँ पर क्या है अवकलन का मान 0 है। इस प्रकार क्या है रोले का प्रमेय का सत्यापन करते हैं। अब जैसे यहाँ पर स्पेस नहीं है, लग्रांज प्रमेय भी इसी प्रकार का है। लग्रांज प्रमेय क्या है कि एफ ए इक्वल टू एफ बी उसमें नहीं होता है। देखिए उसका इसके ज्यामिति और उसके ज्यामिति में लग्रांज प्रमेय जब हम कहेंगे, ये है रोले प्रमेय और लग्रांज कहेंगे तो ये कंडीशन उसमें नहीं रहेगा जब लग्रांज की बात आएगी। तो लग्रांज प्रमेय में क्या होता है कि पहला कंडीशन वही है कि इसमें सतत होना चाहिए, दूसरा कंडीशन है इसमें अवकलनीय होना चाहिए और तीसरा है तो ए और बी के बीच में एक बिंदु जरूर मिलेगा जहाँ पर अवकलन एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के इक्वल होगा। ये है लग्रांज के प्रमेय का कथन। तो इसमें और इसमें अंतर ये है कि रोले ने एफ ए इक्वल टू एफ बी ले लिया, इस प्रकार उसका ज्यामिति बनता है। लग्रांज प्रमेय का ज्यामिति कैसे बनेगा उसको देखिए, क्योंकि एफ ए इक्वल टू एफ बी नहीं है तो वो क्या कहता है, मान लीजिए ऐसा कोई ग्राफ है और एफ ए की वैल्यू माने ए की वैल्यू यहाँ पर है और बी की वैल्यू यहाँ पर है, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू ये हुआ और वाई की वैल्यू इसमें ये हुआ। तो जो ये आर एच एस है एफ बी माइनस एफ ए अपान बी माइनस ए, ये वास्तव में y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 है। x की 2 वैल्यू का अंतर और उसके संगत y के वैल्यू का अंतर। तो ये क्या हो गया, प्रवणता हो गया। प्रवणता को हम कहते हैं dy बाई डी एक्स और इधर है एफ डैश सी। तो ये क्या हुआ, इस रेखा को मिलाने वाला इस बिंदु को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता है। ये इस बिंदु को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता है और लग्रांज ये कहता है कि इनके बीच में एक बिंदु जरूर मिलेगा जहां पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता उसके बराबर होगा। प्रवणता बराबर मतलब समांतर होगा। तो इस चित्र में आप देख सकते हो
यहाँ पर यदि हम बिंदु लें और ऐसे करके उसका स्पर्श रेखा खींचें तो ठीक इसके समांतर आएगा। तो ये इसका ज्यामितीय अर्थ है लाग्रांज के प्रमेय का। लाग्रांज के प्रमेय का ये ज्यामितीय अर्थ है कि एफ ए इक्वल टू एफ बी नहीं है तो इसको प्रथम और अंतिम में मिलाने वाली रेखा के समांतर एक बिंदु जरूर मिलेगा जहाँ पर स्पर्श रेखा उसके समांतर होगा। तो इसका कुछ इसी की जैसे वेरिफिकेशन देख लेते हैं लाग्रांज प्रमेय का। दोनों को कंपेयर करने के लिए मैंने डायग्राम को नहीं मिटाया था कि दोनों में क्या डिफरेंस ये है करके, समानता और क्या डिफरेंस है। एक फलन ले लेते हैं और लाग्रांज प्रमेय का, जैसे एफ एक्स इक्वल एक्स क्यू माइनस 3x माइनस 2 और अंतराल दिया हुआ है -1 2। तो अब यहाँ पर तो एफ इक्वल टू, चूंकि ये बहुपद है तो ये दोनों कंडीशन संतुष्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक, सतत और अवकलनीयता का। तो हमको अब क्या करना है, एफ डैश निकालना है। एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3, 3x स्क्वायर माइनस 3 हो गया। अब इसको एफ डैश सी लिख देते हैं। एफ डैश सी यानी कोई बिंदु है जहाँ पर एक से मार उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता ये बताएगा। तो ये हो जाएगा सी रखेंगे तो 3c स्क्वायर माइनस 3, तो ये हो गया 3c स्क्वायर माइनस 3 एफ डैश सी। और एफ डैश सी इक्वल लाग्रांज के प्रमेय से एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। एफ डैश सी है 3c स्क्वायर माइनस 3, एफ बी मैंने 2 को रखेंगे, यहाँ निकाल देते हैं F2 इक्वल टू 2 का क्यूब 8 माइनस 6 माइनस 2, ये तो 0 आ रहा है। और F माइनस 1 तो -1 का क्यूब प्लस 3 माइनस 1 माइनस 2, तो ये माइनस आएगा, ये भी माइनस आएगा, ये भी माइनस आएगा, सभी अच्छा सॉरी यहाँ पर प्लस माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो ये भी 0 आ रहा है, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, ये भी 0 आ रहा है। रोले के प्रमेय जैसे हो गया, रोले के प्रमेय जैसे हो गया। ये कंडीशन एग्जाम्पल जो लिए हैं 0 माइनस 0, बी की वैल्यू है 2 माइनस -1, तो इधर 0 होने की वजह से ये पूरा 0 हो गया। 3c स्क्वायर माइनस 3 इक्वल 0 या 3c स्क्वायर इक्वल टू 3, c स्क्वायर इक्वल टू 1, c इक्वल टू इसका रूट लेंगे तो 1 आएगा। तो ये 1 तो इन दोनों के बीच में है, जो हम बता रहे थे कि इन दोनों बिंदुओं के बीच में एक बिंदु जरूर ऐसा रहेगा जहाँ पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो उसकी प्रवणता इसकी प्रवणता के बराबर होगा, अर्थात समांतर होगा, तो 1 बिंदु है इस केस में। ठीक है, तो और कुछ एग्जाम्पल आप इसमें स्वयं करके देखिए। धन्यवाद।